चलो देखिए भैया, सारे के सारे फार्मूले हर चैप्टर के। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कुछ बताने की ज़रूरत है इसमें? कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। फिर आता है LCM इंटू SCF। बोलो क्या फार्मूला बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा CBSE में, ठीक है। LCM इतना दिया, SCF इतना दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेशनल और इरेशनल। क्या बनेगा? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रूट की वैल्यू ऑड नंबर में इरेशनल होगी, इनके साथ वाले नंबर भी सब इरेशनल, सबको क्या होंगे? इरेशनल, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ये तो पहले चैप्टर में मुझे लगता है इतना ही काम का है। फिर इसमें ये √2 वाला तो करके जाना, √2 √3, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर 2। पॉलिनोमियल ही है ना? और पॉलिनोमियल में अगर ये आ जाता है कि बताओ कितने जीरोज होंगे, x के जीरोज कितने होंगे, तो 1 और यही देख के बता देंगे कि P ऑफ x कितना आ रहे हैं यहाँ पे, 2 आ रहे। पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से, यहाँ 0 है, यहाँ से देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है अगर x + 2 लिखा है, क्या लिखा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। ऐसे ही अगर लिखा हो x² + 2x + 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी है बोलो? 2। कितनी है? 2। और डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को क्या कहते हैं हम? डिग्री कह देंगे। उसके अलावा एक तीसरी बात पढ़ते हैं जिसमें आया अगर x की मैक्सिमम पावर 3 हो, क्या हो? 3 हो, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्यूबिक कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। इतना सबको आता है। उसके बाद यहीं पर देखें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या देखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो हम बोलेंगे ax² bx + c होगा। क्या होगा? ax² bx + c। ओके। इस केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे? ग्राफ। तो अगर ये या तो अपवर्ड आएगा, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये अपवर्ड, डाउनवर्ड है ये पहले, क्या है ये? डाउनवर्ड। क्या है ये? डाउन है ना, ये नीचे की तरफ है ना, डाउनवर्ड। और ये कब आएगा? जब a की वैल्यू 0 से कम हो, a की वैल्यू। और ये पैराबोला ही अपवर्ड आएगा। कैसा आएगा? ये पैराबोला कैसा आएगा? ग्राफ में पैराबोला अपवर्ड आएगा। कब? जब a की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे? 0 से। a की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? 0 से, ठीक है। इतने ऑब्जेक्टिव कहाँ आएंगे, काहे में आएंगे, बोलिए जल्दी से। ठीक है। अगर a की वैल्यू > 0 है तो पैराबोला कैसा आएगा? अपवर्ड।
और लेस देन 0 है तो पैराबोला कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है। ये पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, ग्राफ बना के दे देगा और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पैराबोला आ रहा होगा और बोलेगा कि एक ही वैल्यू कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे 0 से कम आएगी। ठीक है, हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ से यहाँ तक? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर दो चीज़ें और देख लो कि अगर सम ऑफ जीरोज, क्या देखो ये इस पे इसके ऊपर तो CBSE में आना ही है, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू, और क्या होता है बेटा, है ना, सी दे देगा, मतलब इक्वेशन में दे देगा। जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया था 2x² माइनस 6x प्लस 3, है ना, तो यहाँ पर सी ये है और प्रोडक्ट दे देगा तो सी की जगह रखेगा और ए पूछेगा तो निकाल लोगे ना, या सम दे देगा और फिर इस फार्मूले में रख के निकल जाएगा, है ना। तो सम ऑफ जीरो आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। सम और प्रोडक्ट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, ये भी कर लेंगे अपन। इसको फैक्टर करके क्या निकाला जाता है, जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2। अब हम आते हैं चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3 का नाम बोलिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या नाम है उसका, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले क्या लिखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a1x b1y प्लस c1 बराबर कुछ नहीं, a2x b2y प्लस c2 बराबर कुछ नहीं। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना इसको? नहीं। अरे डिस्टर्ब तो नहीं किया? पक्का? ठीक है, अब अगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और सोल्व करने पर a1 और a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के बराबर नहीं आता, इक्वल नॉट b1 b2, तो ऐसी इक्वेशन का क्या होंगे, इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज, समझ गए। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन और इक्वल नॉट हो c1 अपॉन, तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और बराबर हो c1 अपॉन, तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी। पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? तो हम बोलेंगे नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर ये है तो दोनों इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशन के लिए जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट लाइन जो होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, जैसे एक इक्वेशन के लिए ये लाइन आ रही है, दूसरी इक्वेशन के लिए ये लाइन आ रही है। तो फिर इस केस में क्या होगा, लाइन के ऊपर लाइन, इस केस में होंगी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। और इस केस में लाइन्स आर पैरेलल, एक बार चेक करो, लाइन्स आर पैरेलल। कैसी लाइन है, पैरेलल। और इस केस में लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। एक बार चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, जैसे एक लाइन खत्म हुई दूसरी लाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन ग्राफ में एक लाइन खत्म होगी, उसके बाद से ही दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, स्टार्ट होगी। ओके, तो ये ग्राफ की बात हो गई। लेकिन एक और कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में बोलेंगे कि अगर ये होगा तो यहां पे है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या होंगे,
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, इस केस में इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और इस केस में कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, वो वाली बात भी लिखी देते हैं अपन, देखो यहां पर लिखते हैं। इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट पेयर। कैसे होंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, इस केस में इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इस केस में डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अरे समझ गए? कुछ भी पूछ लेगा तो करके आ जाओगे। एक क्वेश्चन दे देगा और उसके लिए बोलेगा कि बोलो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x 3y + 7, फिर लिखा 3x 2y + 7। बोलो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? इस इक्वेशन के लिए कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है? वो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आएगा क्योंकि 2/3 3/2 तो क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल है तो कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आना है, दोनों बोर्ड में आना है, एमपी बोर्ड सीबीएसई में दोनों में आना है। नेक्स्ट आते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 पे। इसमें से ग्राफ वाले क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा क्वाड्रेटिक? ax² bx + c = 0। एक फार्मूला तो ये बन गया इसका, ax² bx + c। दूसरी बात करते हैं, तो इसके अगर रूट निकालना हो, क्या निकालना हो? रूट। तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। ठीक है, उस एक और चीज देखते हैं इसके लिए। अगर एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन, क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन में रूट की 3 वैल्यू होती है। रूट के एक तो रियल वैल्यू, रियल रूट, एक इक्वल रूट और एक नो रियल रूट। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला ये होता है, डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला b² - 4ac। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, क्या आती है? तो इक्वेशन, यानी कि कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे एक बार x की वैल्यू आ गई 2 और एक बार x की वैल्यू आ गई 3, अलग अलग रूल वैल्यू है कि नहीं है? ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। किस केस में? अगर b² 4ac कितना आता हो? 0 आता हो। और अगर सेकंड केस में अगर b² - 4ac < 0 आता है, कितना आता है? तो इस केस में इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तेरे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी इस केस में। तीसरी कंडीशन में अगर b² - 4ac = 0 आता है तो इक्वेशन के दोनों बराबर रूट होंगे। इक्वेशन हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट। जैसे दोनों बार x की वैल्यू 1/10 आ जाना, दोनों बार x की वैल्यू कितनी आ जाना है ना? तो इसका मतलब दोनों रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में इतने फार्मूले हैं जो कि आएंगे। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा कि अगर रियल रूट है तो सॉल्व कीजिए,
नो रूट है तो सॉल्व कीजिए, इक्वल रूट है तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है बोलो? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एपी की डेफिनेशन कि अ नंबर ऑफ सीरीज इन विच ईच टर्म हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ईच टू टर्म हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर क्या आते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन, A2 minus A1. पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लो। क्या लिख लो? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। तो ए पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d तीसरा टर्म, और ए प्लस 3d, और ऐसे करके सो ऑन, है ना। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बीच बारे में एक और बात होगी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हो भी सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो एंड जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एपी वाले चैप्टर में टर्म का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला, किसका फार्मूला? nth टर्म का फार्मूला होगा, क्या होगा nth टर्म का फार्मूला बोलो? A plus n minus 1 into D. ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्मूला, जैसे अगर मैंने बोला 8n निकालो तो आप बोल सकते हो 90। कैसे बना फार्मूला? मैंने बोला यहाँ n की जगह 10 माइनस 1 90 बन गया। ओके, फिर एक और फार्मूला निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म। क्या निकालेंगे? तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फिर अगर ऐसा ना बोलते हुए सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोले? सम ऑफ कंटिन्यू जाए 1 से लेके 1000 तक, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोले? डायरेक्ट सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसके ऊपर केस बेस्ड आएगा भैया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे उन्होंने बोला कि 1 से लेकर 5000 तक को जोड़ो, तो यहाँ n कितना रख लोगे? 5000 प्लस 1 अपॉन में 2। ये इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो, तो 100 इंटू 101/2 करना है आपको। क्या करना है? 100 इंटू 101/2। तो 50 इंटू 101, तो 50 आंसर आ जाएगा। 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ गए। ये काय का फार्मूला है? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ कर लोगे। ठीक है, एक और फार्मूला समझिए यहां पर, अगर आपको बोल दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड में क्वेश्चन करा दूंगा आपको अभी। कि ए एन निकालो। क्या निकालो? तो आपको एस एन माइनस 1 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए एन। क्या आ जाएगा? इधर देखो, सम दिया हो और क्या निकालना हो? एन नंबर। निकाल लोगे ये फार्मूला लगा के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10
इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके करना। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? 10। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन में मान लो दिया है कि 10 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 200। कितना दिया हुआ है? और 9 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 180। तो आपसे बोल लिया कि A10 निकालो। क्या बोला? तो आप क्या करोगे यहाँ A10, तो यहाँ लिखोगे S10। क्या लिखोगे यहाँ? और यहाँ क्या लिखोगे? S9। S10 कितना है आपका? और ये कितना है? 180। तो कितना आएगा? 20, है ना? ठीक है। वैसे में यहाँ पे अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया कि अगर सम दिया हो तो सम कैसे निकालते हैं? अरे थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? आ गया सब? फटाफट 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो। उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालने हैं सम अपने को। टेन और 11 इसी पैटर्न के पहले करा रखा है, कर लोगे? अरे ये फार्मूला लगा के कर लोगे क्या? कर लोगे? बढ़े आगे फिर? अरे यार इतनी जल्दी थक गए तो हो गया काम। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। देखो चैप्टर 6 में सबसे पहले तो जो भी सर्कल है सब एक जैसे दिखते हैं, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या हो रहे हैं? स्क्वायर भी एक जैसे दिखते हैं। क्या होंगे स्क्वायर भी? और कौन से ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्राइंगल? इक्विलेटरल। कौन से? इक्विलेटरल। और सिमिलर फिगर्स में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इन सिमिलर फिगर, इन सिमिलर फिगर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal, angles are equal and corresponding sides are proportional, corresponding sides are। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो, दो ट्राइंगल बनाए ABC और DEF, तो इनके A बराबर होगा किसके? D के, B बराबर होगा E के और C बराबर होगा F के। और करस्पॉन्डिंग रेशो AB के अपॉन में किसको रख सकते हैं? बराबर होगी BC के अपॉन में और AC के अपॉन में DF। तो ये इसको बोलेंगे सेम रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आएगा। ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी BPT वेरी इंपॉर्टेंट है। BPT या फिर थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? सुन लीजिए, लिख के आना पड़ेगा आपको, एक्सप्लेन भी करके आना पड़ेगा कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी लाइन एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कि DE को पैरेलल बना दें किसके? BC के, तो बची हुई दो साइड सेम रेशो में बढ़ जाएंगी, बची हुई दो साइड सेम रेशो में बढ़ जाएंगी। ये बोलता है BPT। क्या बोलता है? और अगर ऐसे ही चले हम कन्वर्स ऑफ BPT, क्या बोले? या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ, तो वो कहता है कि अगर रेशो सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? दो साइड के डिवीजन का रेशो सेम आ गया। पहले डिवीजन का रेशो सेम आया, पहले क्या सेम आया? रेशो अगर सेम आ जाता है किसी लाइन के ड्रॉ करने से, तीसरी एक इस ऐसे ड्रॉ करें जो दो रेशो को, दो लाइन को बराबर रेशो में बांट रही हो, तो वो लाइन तीसरी लाइन के कैसी होगी? पैरेलल। तो रेशो, पहले रेशो सेम बोलना,
फिर बोलना कि डी पैरेलल है किसके, BC के, तो ये क्या हो जाता है CBT। इसमें पहले पैरेलल बोलना और फिर रेशो बोलना, इसमें पहले रेशो बोलना और फिर पैरेलल बोलना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या नाम है भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, पहले तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो x और y को कट कर रहा है, कहाँ पे, क्या लिखा है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितने आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई 8 ओरिजिन, 8 बोलो कितने होते हैं, 0 0। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं एक्स वाई के, 0 0। ओरिजिन पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 0। ओके, इसके आपको पता होना चाहिए, इधर पॉजिटिव जाएंगे, इधर भी ऊपर भी पॉजिटिव, और इधर क्या आएंगे नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब कोई पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है, कोई पॉइंट एक्स से डिस्टेंस, किसी पॉइंट की एक्स से डिस्टेंस क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, सुन लीजिए ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, पहला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो क्या कहलाएगा वो, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसी को। और दूसरा, डिस्टेंस किसी पॉइंट की, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, जैसे लिखिए ये ए किससे दूर है, ये y से। अगर ये y से दूर कितनी दूर है, कितनी भी दूर है, तो हम इसको क्या किसके लिए मान लेंगे, x के लिए। किसके लिए मान लेंगे कि x पे कहाँ है ये, मान लो 9 पे 8 पे। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्स एक्सिस, अब ये y देख लिया, आपके साथ क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट है तो क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसको, चेक करो जल्दी से, x से डिस्टेंस और y से डिस्टेंस, जल्दी लिखें। ठीक है, y है तो ऑर्डिनेट, x है तो एब्सिसा। हो गया। ये 4 बातें समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। यहां पे मैंने लिखा 3 और यहां पे लिखा मैंने 4, तो अब मैं बोलूंगा कि यहां पे ऑर्डिनेट कौन है, तो आप बोलोगे 3। ऑर्डिनेट कौन है, एक्स का कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन है, एक्स का कोऑर्डिनेट। हाँ सॉरी, ऑर्डिनेट कौन है, वाई का। और ऑर्डिनेट कौन है, ऑर्डिनेट ये है और ये है एब्सिसा। कौन है ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलेंगे, यहां सुधारो इसको। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे, यहां सुधारो इसको। ठीक है ना। अब अगर इसी में कोई पॉइंट एक्स पर है, कहां है, कोई पॉइंट कहां है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। चले जाओ, चले जाओ। घर चले जाओ, आ गया मैडम, आ गया, नीचे हो, क्या नीचे हो।
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट यही है तो x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन y कितना होगा, जीरो। x के लिए कुछ होगा लेकिन y कितना होगा, जीरो। वहीं पर अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो y x कितना होगा, जीरो, और y की कोई वैल्यू होगी तो लिखेंगे 0 और y। ठीक है, इतना अगर याद है तो काफ़ी कुछ बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी अपन ने सैम्पल पेपर में करा था कि कोऑर्डिनेट 12 और 15 है और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 पे है तो उसके लिए डिस्टेंस निकालो, है ना। 12 और 5 और करा था ना, 13 आंसर आया था। ठीक है, हाँ, तो कहाँ से करा था अपन ने, ये वाला था वो। ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, डिस्टेंस फार्मूला। क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, बोलो डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूले 2 बताऊंगा मैं आपको। एक तो बनेगा अपने लिए, x के लिए बनेगा x m1 x2 m1 m2 x1 और m1 प्लस m2। एक y के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में 2। एक सेक्शन फार्मूला तब बनाएंगे जब m1 m2 क्या होगा, बराबर होगा। m1 m2 क्या होगा, ये कब होगा, जब m1 m2 बराबर नहीं है। m1 m2 बराबर नहीं है तो ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर m1 m2 बराबर है, क्या बराबर है, रेशो बराबर है तो फार्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y का फार्मूला बनेगा y1 अपॉन y2 अपॉन में 2। रेशो बराबर कब आएगा, जब हम बोलेंगे कि एक डायमीटर है तो सेंटर से क्या होगा, बराबर। फिर बोलेंगे कि दो m1 m2 दो है, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है तो सेक्शन फार्मूला। तो इसमें सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं आपके पास, सुन लिया, कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड कैसे आना चाहिए, तीनों साइड की डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। आइसोसेल ट्राइंगल में कितनी साइड बराबर आना चाहिए, 2 साइड बराबर। स्केलेन में तीनों ट्राइंगल तीनों साइडें कैसे आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर, डायगोनल भी बराबर। ठीक है, रेक्टेंगल में 2 साइडें बराबर आना चाहिए। ये कौन सा चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया। चैप्टर नंबर 8 के बारे में फटाफट बता दे रहा हूँ, जल्दी से देखें, समझें, फार्मूला मेरे साथ साथ याद करें तो आपको याद रहेगा बहुत कुछ। एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा गलती से, क्या आ जाए, आएगा नहीं वैसे पर आ जाए कि रोम्बस का एरिया निकालो तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा 1/2 और प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ d1 d2 डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए क्या करोगे बोलो। डायरेक्ट एक छोटा क्वेश्चन दे दे कि ए के कोऑर्डिनेट इतने, बी के इतने, सी के इतने और डी के इतने हैं तो आप पहले क्या निकाल लेना, डायगोनल्स, क्या निकाल लेना, और एरिया ऑफ रोम्बस बोल दे कि रोम्बस है, क्या है ये, ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसके कोऑर्डिनेट इतने हैं तो सिर्फ क्या निकालना, डायगोनल्स, ए बी की लंबाई, ए सी की लंबाई और बी डी की लंबाई, और यहाँ पर फार्मूले में रख देना 1/2 ए सी इंटू बी सी। ए सी और बी सी की लंबाई निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला, ए और सी के कोऑर्डिनेट, बी और डी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है ना, ये क्वेश्चन भी है एक। फिर आते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 पे, कहाँ आते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है ना, चैप्टर नंबर 8 है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो PBP HHB।
चलो ये काय का रेशो बन रहा है और ये काय का बन रहा है, ये कॉस और ये टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टेन का अपोजिट क्या रख दिया है, कॉट। ये क्या रखना है, सेक, और ये कॉसेक। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कॉसेक का रेशो कितना है, 1/sin। पहले तो ये देखो साइन कॉस टेन हो गया। फिर अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/cosec। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर, 1 आता है। मतलब जो भी रेसिप्रोकल है उनके मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, कॉस का रेसिप्रोकल कौन मान रहे हैं अपन, सेक। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस और सेक का, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10 इंटू कॉट का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आ गया इतना समझ में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं कि भैया ऐसा हाँ बोलो भैया। वालेकुम सलाम। काय का ये इसका इसकी वैल्यू बताओ मेरे को क्या रही है, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। जीरो। ठीक है, ये हुआ 9 10, ये भी 9 है, ये 1/cot भी क्या हो जाएगा 10, तो क्या होगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, बनाए पहले। ठीक है, तो ये तो जनरल फार्मूलेज होगा इसके, साइन के, कॉस के, 1 के, इनके। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। इसके बाद काय पे आते हैं अपन, आइडेंटिटी। अच्छा एक और चीज़ देख लो, साइन ए अपॉन कॉस ए काय के लिए रखते हैं अपन, 10 के लिए, और कॉस ए अपॉन साइन ए काय के लिए रखते हैं, कॉट ए के लिए रखते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी पे जा रहे हैं अपन, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है 1। तो फिर साइन स्क्वायर ए चाहिए अपने को, तो क्या होगा, और अगर हमको सिर्फ साइन चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो कॉस का स्क्वायर हटा दे तो, समझ गए। लेकिन अगर मैं 1 को यहां माइनस में ले आऊं, 1 को कहां ले आऊं, तो साइन स्क्वायर है -1 बराबर कॉस कैसे आ जाएगा, माइनस में। समझ गए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे। ऐसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आ जाए 9 सेक 9 10, तो 9 को कॉमन ले लेना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह कितना रख देना, 1 रख देना। ठीक है, तो 9 1 9 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन पिछले साल आया है CBSE में। ओके, यहाँ पे एक और वैल्यू देखो, अगर सेक स्क्वायर का स्क्वायर हटा दें, क्या कर दें, तो 1 + 10 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अगर 1 को इधर ले आए हम, सेक स्क्वायर -1, तो क्या बचेगा, 10 स्क्वायर, और अगर 10 का स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। हो गई बहुत सारी वैल्यू। अरे आएगी नहीं अभी तक, आ गया ना, नहीं आया, नहीं आया कुछ भी, आया थोड़ा बहुत। अगर इसको सेक स्क्वायर को भी उधर ले गए हम, 10 स्क्वायर ए माइनस, तो 1 इधर आके कैसा हो जाएगा, और ये भी आया हुआ है पिछली बार, सेक स्क्वायर को उधर ले गए तो 1 की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस। अब इस पैटर्न पे ऐसा ही सेम टू सेम, ध्यान दे जरा, अगर कॉसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर हो, क्या हो, तो जितनी आइडेंटिटी मैंने बनाई फिर से बनाना है उसकी, बन जाएगी। अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके बताओ मुझे। करके बताओ अब क्या आ रहा है इसका आंसर, क्या सॉल्व हो रहा है, बोलो क्या आ रहा आंसर। आपको क्या कॉमन लेना है, 10 स्क्वायर, वो 10 और सेक, 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी कौन सी बच रही है, ये बच रही है, और इसकी वैल्यू कितनी रखना है फिर, तो आंसर क्या आ रहा है, ये बच रहा है 10 स्क्वायर ए माइनस -3 कैसे आया, देखो जरा दिमाग लगाओ। इसके बाद हम कर रहे हैं फार्मूला वैल्यू, बोलो साइन 0 की वैल्यू, वैसे तो मैंने बता दिया था निकालना, रट्टा मारो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/90 की वैल्यू 1। साइन के बाद आए हम, साइन के बाद आए हम कॉस पे, कहाँ गए, cos 0 की वैल्यू 1, √3/1/√2, 1/2 0। उसके बाद आए हम 10 पर, बोलो tan 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू, ये 0 है, ये 30 है, 45 की पहले लिखो 1, 45 की कितनी लिखो 1, और इसकी कितनी लिखो, और इधर नॉट डिफाइंड। बस इनका उल्टा कर लेंगे तो सेक की कॉसेक की और कॉट की आ जाएगी। जैसे साइन का जो भी वैल्यू उसका उल्टा कर लोगे तो कॉसेक की, जो भी वैल्यू उल्टा कर लोगे तो सेक की, ये इसकी उल्टा कर लोगे तो कॉट की। तो ऐसे करके हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पहुंचते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन पे। कहाँ पहुंचते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला कोई भी, ये वाली लाइन जो सीधी जाएगी इसको कौन सी लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन, पूरा ही लिख दो यार, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है ये, और यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, देख जिसको देख रहे हैं, और ये कौन है, ऑब्जर्वर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल, एंगल एलिवेशन। वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस केस में ऑब्जर्वर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। लेकिन इसका उल्टा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम चढ़ोगे ऊपर टावर पे, है कि नहीं, और यहां पहुंच जाओगे ऊपर, यहां से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर आ गई, और कहां देख रहे हो आप, नीचे के पास रिजल्ट आया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में ऊपर जाते तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऊपर। अपने को नहीं जाना लेकिन, है ना, ठीक है। पास हो गए सब अच्छे से, पास ही होना अपने को, है ना, फेल होने का सवाल ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है ना। चलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, किस कदर के कहाँ बन रहा है,
हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, और जिसमें ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो। क्लियर है? ये जो लाइन जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिला रही है, लाइन ऑफ साइट, क्या बोलेंगे इसको? लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बन रहा है, और इनके सारे फार्मूलेज याद रख लेना। तो इसमें तो इतना ही है, चैप्टर नंबर 9 में इतना ही है ना। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर सर्कल। अ सर्कल, देखो याद रखो, एक सर्कल में कितनी है टेंजेंट, कितनी होती है, कितनी टेंजेंट? 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स है और इसे इनफाइनाइटली मेंटेन, इनफाइनाइट। कैसी टेंजेंट? इनफाइनाइट पर एक सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने? 2 एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी? 2 टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट। कितनी टेंजेंट? 2 टेंजेंट। फिर एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी? कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। कितनी पैरेलल टेंजेंट? 2। कितनी पैरेलल टेंजेंट? 2। पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी? 2। थ्योरम 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा थ्योरम? 10.1 क्या कहता है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है। टेंजेंट क्या है? ऑन रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और चीज लिखो, कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सरकमफेरेंस। टेंजेंट एंड सरकमफेरेंस क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रहेगा? फिर उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकालना होगा, या परपेंडिकुलर निकालना होगा, या हाइपोटेनस निकालना होगा। तो मैं एक डायग्राम में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ बहुत छोटी सी, कि जब भी ये टेंजेंट है, ये सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस है, तो 90 डिग्री यहाँ बनता है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये वाली लाइन जो सेंटर से बाहर तक जा रही है, ये हाइपोटेनस मानना है इसको, और इसको परपेंडिकुलर मानना है, और इसको बेस मानना है। समझ गए? इस वाली लाइन को हाइपोटेनस मत मानना जो ऊपर से आ रही है, ये टेंजेंट है, इसको परपेंडिकुलर मानना है या बेस मानना है। ठीक है? अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये बेस हो जाएगी, लेकिन यहाँ थीटा बना रहे हैं तो बेस ये हो जाएगा। ठीक है? हमेशा हाइपोटेनस किसको मानना है? ओ से पी को। ठीक है? है हाँ, ठीक है। अरे इतना समझ में आ गया? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल का 360 करना, ट्राइंगल का 180 करके जो मिसिंग एंगल है वो निकाल सकते हो, निकाल लेना। चैप्टर नंबर 11 पे आ गया। चैप्टर नंबर 11 में क्या है बोलो? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, हेलो, हाँ बोलो बेटा। वालेकुम सलाम। होने वाली है हाँ, है ना? ठीक। देखो भैया, थोड़ा सा पेशेंस रख लें और होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है? थोड़ा सा धीरज और रखें। ठीक है? देखो भैया, देखो इधर देखो, ये है कॉर्ड। कौन है ये? तो ये बोलेंगे इसको माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट। और इसको? रीजन। लेकिन यहाँ से अगर मैं रेडियस खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, तो इस पूरे को सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो रेडियस से सेक्टर बनता है और कॉर्ड से सेगमेंट बनता है। तो ए ओ बाय ए वाई बी, ए वाई बी, तो यहाँ पे ए वाई बी कौन है? सेगमेंट। कौन है ए वाई बी? सेगमेंट। याद रहेगा? ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो अगर ये थीटा है, क्या है ये, तो ऊपर वाला क्या होगा? 360 माइनस थीटा। अगर मेजर सेगमेंट का पूछ ले निकालने का, तो निकाल लोगे।
अब यहाँ पर 3 फार्मूले हैं जो कि आने ही आने हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बोलो, थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है थीटा अपॉन इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये इतना सा आर्क, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ट्राइंगल भी है और उसमें सेगमेंट भी है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इतनी बात चलिए, तो एक फार्मूला और भी लिख लो, एंगल निकालना है तो आर्क क्या रखोगे, आर्क अपॉन रेडियस। मान लो वो बोल दे कि एक आर्क की लंबाई इतनी है और रेडियस इतनी है, तो एंगल कितना बनेगा, तो आर्क अपॉन रेडियस रख के क्या निकाल लोगे एंगल। ये कौन से चैप्टर का फार्मूला हो गया भैया, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 हो गया सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्या हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम। घबराना मत, बहुत पास आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये क्या है, देख के ही बता दोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया मालूम है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड होंगी, इसमें 4 ही फेज आएंगी। सरफेस एरिया क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया बेटा 4a स्क्वायर या 4 इंटू साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा 6a स्क्वायर या 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगा बोलो, साइड का क्यूब या फिर a का क्यूब, है ना। वो बोलेगा कि किसी क्यूब की साइड x है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। उसके बाद अगर लेंथ बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा दें, तो यहाँ पर कर्व्ड ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये बताओ मुझे, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB BH इंटू HL, ठीक है। उसके बाद अगर इसका एक और सरफेस था लेटरल सरफेस, क्या था बोलो, लेटरल सरफेस बोलो फटाफट, 2 इंटू H L प्लस बी, यही था 2 इंटू H L प्लस बी, किसका लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का। ऐसे ही आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू H, ठीक है। क्यूबॉइड को अरे एक बार चेक करो, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने, ठीक है, चेक करो कहाँ पढ़ाया था, चेक करो है कि नहीं है कहीं रहने दो, घर पे जाके चेक करना। क्या पढ़ा दिया मैंने इसमें आपको, क्यूब और क्यूबॉइड। उसी के बाद अपन देखते हैं सिलेंडर, क्या देखते हैं, सिलेंडर कैसे बनाएंगे, ये बनाया अपन ने सिलेंडर, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। तो सबसे पहले CA से निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आता है, 2 पाई R और H। फिर आता है वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। और कुछ बच गया क्या, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बोलो क्या आएगा, 2 पाई R प्लस H, 2 पाई R प्लस H, क्योंकि इसमें अपने को सर्कल भी क्या करना है प्लस करना है, 2 सर्कल का एरिया भी प्लस करना है। ओके, अरे ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो नहीं आया। तो फिर आते हैं अपन, ये क्या बना हुआ है चेक करके बताओ मुझे, पहले तो ये देख के बताओ क्या बना होगा, बिल्कुल बहुत सही बताया, पास इतने में तो कौन, क्या है ये कौन। तो इसका CA से क्या, पहले देखो ये क्या होती है, हाइट क्या होती है, लेकिन ये तिरछी हाइट को क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर H स्क्वायर और R स्क्वायर, और L का स्क्वायर हटा दिया तो रूट H स्क्वायर R स्क्वायर, ये स्लेंट हाइट हो गया। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, बोलो पाई RL, और वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ओके, पाई R स्क्वायर H। तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना है, 1/3 है,
कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का, और सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम है। ठीक है, ये भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, उल्टा लिख दो इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम टू द सिलेंडर ऑफ कोन, सिलेंडर ऑफ कोन। इसका मतलब उन्होंने बोला कि अगर कोन का सिलेंडर 10 है सेंटीमीटर क्यूब, कोन का सिलेंडर कितना है, तो सिलेंडर का कितना होगा, कोन का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो सिलेंडर का कितना होगा, तो 10 का 3 टाइम कर दो 30। समझ आया, 10 का कितना टाइम कर दो। और फिर उन्होंने बोला कि सिलेंडर का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो कोन का कितना होगा 50/3, 50/3, 1/3 ऑफ 50 हो जाएगा ना, समझ गए। और फिर बोले कि सिंपल, रेडियस और हाइट सेम है, रेडियस और हाइट, सुनो जरा, रेडियस और हाइट ऐसा पूछा गया है, रेडियस और हाइट, तो सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशो निकालो, सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का, तो सेम है सब कुछ। जैसा मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल, देन फाइंड रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। बोलो भैया, बोलो जल्दी बोलो, हाँ बोलिए। 8:30, हाँ ठीक। भैया देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, सिलेंडर, फिर क्या लिखा, कोन, तो ऊपर में किसको लिखूंगा, सिलेंडर के वॉल्यूम को, नीचे कोन के वॉल्यूम। πr² से πr² को मार देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:1। और अगर मैं पहले कोन बोलता फिर कौन बोलता, सिलेंडर, तो 1:3 आता, क्या आता, समझ गए। तो ये अपन ने पढ़ लिया कोन और सिलेंडर। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं हेमीस्फीयर, क्या पढ़ रहे हैं, चलो। और इधर तरफ कौन को पढ़ेंगे अपन, स्फीयर। चलो, CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, CSA ऑफ हेमीस्फीयर बोलो, टोटल क्या होता है इसका, हेलो, वालेकुम सलाम, हाँ अभी बैठा हुआ है दानिश, हाँ, नहीं अभी क्लास चल रही है। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया बोलो, πr³। और सेम टू सेम इधर चल दे तो CSA ऑफ स्फीयर कितना होता है बोलो, 4πr²। और वॉल्यूम कितना रखना है, 4/3 πr³। याद रहेगा, ऐसे करके हमारा कौन सा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, 12। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक पे। किस पे आते हैं, स्टैटिस्टिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, मीन मोड और मीडियन का रिलेशन। क्या है मीन मोड और मीडियन का रिलेशन, बताइए मुझे। अरे हाँ, जो रिलेशन बताता है 3 मीडियन बराबर, क्या पढ़ना है अपने को, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक, 3 मीडियन बराबर क्या फार्मूला है, मोड प्लस, समझ गए। अब इसमें बोल देगा कि किसी डाटा का मीडियन इतना है, मोड इतना है, तो मीन निकालो, इस फार्मूले में रख के निकालना है, ठीक है। उसके बाद मीन का फार्मूला, किसके फार्मूले, मीन का फार्मूला, मीन मतलब x बार, काई के लिए, फॉर डायरेक्ट मेथड या सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कौन सी मेथड, क्या फार्मूला है, x बार बराबर समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। फिर यहाँ पर फॉर एज्यूमिंग मीन मेथड, फॉर एज्यूमिंग मीन मेथड क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। फिर स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सी मेथड,
स्टेप डेविएशन फॉर एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये काई के लिए फार्मूला हो गया भैया, मीन के लिए। काई के लिए हो गया, मीन के लिए। ऐसे ही हम फार्मूला निकालेंगे मोड, मोड को डिनोट करते हैं जेड से, L1 प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू एच। ऐसे ही आता है मीडियन का फार्मूला। काय का फार्मूला, मीडियन के फार्मूले में हम यहाँ पे L1 ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे F और यहाँ F माइनस 1 मिनट, इसका फार्मूला चेक करो, निकल गया दिमाग से, n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में कैपिटल एफ इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया मीडियन का फार्मूला। काय का फार्मूला हो गया, मीडियन का फार्मूला। सारे फार्मूले क्या करना है, याद रखना है। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें और बताना है आपको। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, बोलो, मॉडल फ्रीक्वेंसी। समझ गए, आंसर सुनो, क्या पूछेगा वो, मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मॉडल फ्रीक्वेंसी। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, बिलोंग्स टू मीडियन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से जो बिलोंग करने वाली है उसको क्या बोल देंगे हम, मीडियन। सबको मालूम होगा डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट, डिफरेंस बिटवीन एंड, बोलो, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या आएगा, तो यहां पे आएगा x मतलब मीडियन क्लास, मीडियन फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, इफ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, सॉरी डिफरेंस नहीं, सम ऑफ, गलत लिख दिया मैंने, यहां पे लिखो सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट, देन क्या मिलेगा हमें, x, ठीक है, मीन मिलेगा, ठीक है। और मॉडल फ्रीक्वेंसी वाला ये है, मिडिल फ्रीक्वेंसी, सब आपको समझ में आ गया, नो डाउट। ये था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 14 पे, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 14 क्या नाम है उसका, देखो लास्ट में आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पर आ गए, है ना। सबसे पहले सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। दूसरी बात, सम ऑफ ई नॉट प्लस ई नॉट प्लस ई भी कितना होगा, 1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होती है, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑफ कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी मे नॉट ग्रेटर, कभी भी ग्रेटर नहीं होगी देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होगी। एंड नॉट में लेस, कभी भी कम नहीं होती किससे, देन 0, देन 0 से कम नहीं होती, ठीक है। किससे कम नहीं होगी, देन 0,
0 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में होगी। एक बात ये हो गई, समझ में आ गई सबको। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद पढ़ते हैं कि उसके बाद ये पढ़ते हैं कि टोटल कार्ड कितने हैं बेटा? 52। इसमें 13 कौन है? सॉरी 26 ब्लैक है। 26 कौन है? ब्लैक। और 26 कैसे हैं? रेड। 26 कैसे हैं? रेड। ये 26 में 13 तो आ जाएंगे क्लब। 13 क्या आ जाएंगे? ऐसे बने रहेंगे। 13 तो आ गए क्लब। और 13 कौन आ गए? 13 कौन आ गए? स्पेड। ठीक है, ये ब्लैक कलर की है। कैसे है ये? ब्लैक कलर की। और यहां पर 13 आ गए डायमंड। 13 क्या आ गए? डायमंड। ये रेड कलर के। 13 आ गए डायमंड। और 13 कौन आ गए? हार्ट। क्या आ गए? 13 हार्ट। ये हार्ट भी कैसे कलर के हैं? रेड कलर के। ठीक है, इनमें सब में एक एस होगा। सब में कौन होगा? एस। सब में एस होगा। सब में एस होगा। तो टोटल एस कितने हो गए? 4। रेड एस कितने हो गए? 2। ब्लैक एस कितने हो गए? 2। टोटल एस कितने हो गए? 4। समझ आई कि नहीं बात? अरे आई कि नहीं आई? उसके बाद 3 पत्ते, यहां पर 3 पत्ते, किंग, क्वीन और जैक। यहां पर भी किंग, क्वीन और जैक। यहां पर भी किंग, क्वीन और जैक। यहां पर भी किंग, क्वीन और जैक। ये सब फेस कार्ड होंगे। कौन होंगे ये? फेस कार्ड। कौन होंगे ये? फेस कार्ड। जिन पर चेहरे बने होंगे। जिन पर कितने हैं फेस कार्ड? बताओ मुझे। 6 फेस कार्ड कितने हैं? 12। 6 रेड 6 ब्लैक। 6 रेड 6 ब्लैक। किंग, क्वीन, जैक। कितने किंग, क्वीन, जैक है क्लब में? 3। स्पेड में 3। डायमंड में 3। हार्ट में 3। ब्लैक कलर के कितने हैं? 6। रेड कलर कितने हैं? 6। टोटल किंग कितने हैं? 4। 2 रेड 2 ब्लैक। टोटल क्वीन कितनी है? 4। 2 रेड 2 ब्लैक। डायमंड में क्वीन कितनी है? 1। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? इसके बाद ये 4 पत्ते हो गए। 1 2 3 4। उसके बाद आएगा 2 3 4, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 9 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। 10 को अरे बोलते कि नहीं? दहला, नौवा, दसा, चौका, पंजा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है, पत्तियों में। तो क्लियर है? पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिए 100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख के आ जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इधर लिख देना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये फार्मूला लगा के सवाल को कर देना सॉल्व। ठीक, सबको बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिसको कुछ नहीं पता